नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्हें तीरथ सरकार में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। नवंबर 2016 में शत्रुघ्न सिंह मुख्य सूचना आयुक्त बने थे। उनका कार्यकाल नवंबर 2021 था, लेकिन नवंबर तक कार्यकाल था, लेकिन मई में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अंदर खाने खबरें हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। तीरथ सरकार के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के आंसुओं पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस आंसुओं पर सवाल पूछकर इस्तीफा मांग रही है और बीजेपी अपने नेता को भावुक बता रही है। बीते 15 मार्च से उत्तराखंड में कोरोना का पहला मामला सामने आया और 17 मई 2021 तक उत्तराखंड में 5034 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। लेकिन सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत का सब्र तब जवाब दे गया जब उन्होंने हालात को खुद देखा और हरक सिंह रावत रो पड़े। मगर अब आंसुओं पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर आंसू सच्चे हैं तो हरक इस्तीफा दें, नहीं तो घड़ियाली आंसू से बचना चाहिए। आंसू बहा करके ये घड़ियाली आंसू ना बहाएं। आंसू बहा करके जो है आप जो है कोरोना की इस महामारी में जो है बचना चाहते हैं, और अगर आप में नैतिकता है, अगर आप वास्तव में दुखी हैं, अगर आपके आंसू सही हैं, तो मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने का काम करें। हरक सिंह के बहते आंसुओं पर सरकार और बीजेपी संगठन की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने अब अपने नेता को इमोशनल बताया है। की बात तो है, जिस तरह जवान मौतें मर जा रही हैं, जवान लोग मर रहे हैं, एक ही परिवार में 5-5 लोग मर रहे हैं, तो दुख की बात तो है। तो आदमी व्यथित भी है, दुखी भी है, और कहीं ना कहीं ये प्रकृति की मार को किस तरह इसको रोका जा सकता है, इसके लिए हर व्यक्ति अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से एक भाव होता है, वो भावुक आदमी है, और उस भावुकता में उन्होंने कहा है कि मैं अपने ऐसे प्रियजनों को, लोगों को देख रहा हूँ, 2-3 लोग, इस कारण से उनके आंसू आए। बीते दिनों कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों से एक बात तो साफ है कि इस महामारी में न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया है। अब ऐसे में यदि मंत्री की आंखें छलक पड़े तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस द्वारा मंत्री हरक सिंह रावत की भावुकता को घड़ियाली आंसू बताने और मंत्री से इस्तीफा देने की मांग पर मंत्री हरक सिंह रावत का बयान आया। उनका कहना है कि कांग्रेस को ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हरक सिंह ने कहा है कि क्या मंत्री के अंदर दिल नहीं होता? क्या मंत्री भावुक नहीं हो सकता? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब इस क्या मंत्री इंसान नहीं है क्या? मंत्री भावुक नहीं हो सकता? मंत्री के अंदर जज्बात नहीं होते क्या? और मैं सोचता हूँ वो व्यक्ति का जिसके अंदर जज्बात नहीं हो, जिसके अंदर भावुकता ना हो, वो व्यक्ति ही नहीं है। तो मंत्री में जज्बात बेशक हो सकते हैं, लेकिन वो जज्बात जनता के लिए भी हो तो ज्यादा अच्छा है। खैर, एक तरफ कोरोना की महामारी है तो वहीं पार्टी नेताओं की बयानबाजी ने प्रदेश बीजेपी को टेंशन में ला दिया। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष को कोसने वाले पहले अपने नेताओं से सवाल पूछें। कोरोना महामारी में बयानबाजी कहीं अगले चुनाव में पार्टी पर भारी न पड़ जाए, इसी बात ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। और अब बीजेपी के मौजूदा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने एक सुर में मंत्री, विधायकों और बाकी नेताओं को सलाह दी है कि बेमतलब की बयानबाजी से बचें और इस वक्त जनता की सेवा करें। मैंने सबको दी है कि ये समय है, हमें अनावश्यक रूप से बयानबाजी का समय नहीं है। ये समय जनता के बीच में रहकर और सेवा भाव के साथ जुटने का है। इस समय इस कोरोना के संघर्ष काल में हम लोगों को खड़े होकर जनता के साथ ताकत के साथ लड़ाई लड़ते हुए कोरोना को हराना है। बयान देने का वक्त नहीं है इस समय, और संगठन में तो कभी भी अपने मन से कोई बयान नहीं देना चाहिए। वाणी संयम रखना ही चाहिए हर एक को। ये हमारे संगठन का नियम भी है। बीजेपी के अपने नेताओं को दी गई सलाह पर कांग्रेस ने चुटकी ली। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी विपक्ष को कोसने के बजाय अपने नेताओं से ही सवाल पूछे। जब हम प्रश्न पूछते हैं तब तो फट से जवाब देते हैं। मदन कौशिक जी, अगर पूछना तो त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछो, पूछना है तो हरक सिंह से पूछो, पूछना है तो गणेश जोशी से पूछो, पूछना है तो अपने विधायक उमेश काव से पूछो,
पूछना है तो हरिद्वार के विधायक राठौर से पूछो। आपके यहाँ तो सब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बयानों से कई बार पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष की सलाह उनके नेता कितनी मानेंगे, ये बात अलग है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रामनगर में आम जनता रोज पीपी मोड़ पर अस्पताल प्रबंधन की धौंस सहती आ रही थी, लेकिन आज कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को भी उनकी अभद्रता का शिकार होना पड़ा। कोविड को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान जब उन्होंने पीपीपी मोड़ के प्रबंधन के लोगों के बारे में जानकारी चाही तो वहां पहुंचे प्रबंधन के डॉक्टरों ने मंत्री के सवालों पर गोलमोल उत्तर देने शुरू कर दिए और इसके बाद वहां काफी बहस हो गई। बाद में एसडीएम ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। मैं अभी गया हूँ 2 मिनट पहले, मैं सुबह से पेशेंट ही देख रहा हूँ। आपके आदमी ने बताया हमको कि आप कार्यालय में? जी, मैं कार्यालय में भी गया था, मैं इस तरीके से बात नहीं करूँगा कि आप मेरे को खड़े होकर बात कर पाए। इस तरीके से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो आप मेरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं। अपराधी हैं आप। तो आज मैंने देखा सबसे पहले ब्लड बैंक जो 2007 में यहाँ स्वीकृत हो गया था वो अभी तक खुला नहीं है, एक बहुत बड़ी खेद का विषय, जबकि 3 महीने पहले उसका लाइसेंस भी इनको मिल चुका है, सारा कुछ हो चुका है। तो आज पीपीपी मोड़ के जो यहाँ पर सबसे सीनियर लोग हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में हम इसको चालू कर देंगे। कोविड को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग जिलों का हाल जाना है। इसी कड़ी में आज मुख्य सचिव ओम प्रकाश और देहरादून जिले के डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम के साथ जुड़े, जिसमें पीएम ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए गांव में जागरूकता जरूरी है और हमें एक जान को बचाना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना की इस लड़ाई में डीएम कमांडर हैं और सभी डीएम फील्ड कमांडर के तौर पर काम कर रहे हैं। जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनपद देहरादून के साथ साथ 5 और देश के अलग अलग राज्य के जनपदों के जिलाधिकारी से बात की है और ये हमारे लिए बहुत उत्साह का, गर्व का विषय है। और मुझे लगता है कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिला प्रशासन से बात करी है उससे जो पूरी टीम है उसका उत्साहवर्धन होगा और हम लगन से और मेहनत से जो है हम कोविड को रोकने का प्रयास करेंगे। बिहार और यूपी में कोरोना संक्रमित शवों को बड़ी संख्या में गंगा और उसकी सहायक नदियों में बहाया जाने की घटना के बाद वैज्ञानिक, एक्सपर्ट्स सभी फिक्रमंद हैं। वैज्ञानिकों को यह डर है कि ये वायरस जलीय जीवों को भी प्रभावित कर सकता है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में इंसानी जीवन पर कहर ढाया हुआ है। भारत में हैदराबाद, यूपी जैसे शहरों में टाइगर में भी संक्रमण सामने आ चुके हैं, लेकिन अब संक्रमित शवों को गंगा नदी में बहाने से जलीय जीवों में भी इसका संकट गहरा गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान का कहना है कि अभी इसकी स्टडी नहीं की गई है कि कोरोना वायरस जलीय जीवों पर क्या असर डालेगा, लेकिन संक्रमित शवों को खाने से डॉल्फिन, कछुआ, मेंढक जैसे फेफड़े वाले जीवों पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन ये वायरस पानी के थ्रू ट्रांसमिट होगा नहीं होगा वो पता नहीं है, लेकिन डर तो है। क्यों नहीं, ये वायरस ड्रॉपलेट्स में रहता है, इसलिए पानी में भी रह सकता है। गंगा नदी में जो मृतक के शवों के पाए जाने का जो प्रकरण सामने आया है वह अपने आप में निंदनीय होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि वह गंगा के पानी को एक तरफ दूषित कर रहा है, संक्रमित कर रहा है, और दूसरी तरफ उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। कोविड में 5 सालों तक घड़ियाल पर रिसर्च करने और ICUN की क्रोकोडाइल एक्सपर्ट कमेटी में मेंबर रहे सुबीर मारियो चौफिन का कहना है कि भले ही जलीय जीवों में कोरोना वायरस के इम्पैक्ट पर अभी रिसर्च नहीं हुई हो, तब भी हमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अभी जब तक रिसर्च नहीं हो गया तो हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन ये तो
अलग मैमल्स में ट्रांसमिशन तो मिला गया है, जैसे लायंस में और अमेरिका में गोरिल्लाज में तो ट्रांसमिशन जूस में हुआ है। अगर नेचुरल कंडीशंस में हो रहा है या नहीं हो सकता है वो तो रिसर्च ही बता पाएगा। लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस इंसानी जीवन के लिए अभिशाप बन गया है। वैज्ञानिकों को चिंता है कि अब यही लापरवाही कहीं पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी मुसीबत का सबब न बन जाए। देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। न्यूज़ 18 की खबर के बाद नैनीताल के ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच के कैंप लग रहे हैं। कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित बेताल घाट ब्लॉक हुआ है। बेताल घाट के जाख, हरचनोली, बजेड़ी, अमेल, खेराली, तल्ली सेठी पूरे इलाके के गांव में शुरू हुई है। इन गांव में अलग अलग दिन जांच की जा रही है और रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मौके पर ही दवा दी जा रही है। वहीं भीमताल ब्लॉक के गांव में भी जांच शुरू हो गई है। स्वाभाविक रूप से आप जब जाते हैं, हमारे पास भी शिकायतें आती हैं और हम उनका तत्काल संज्ञान लेते हैं। हम मानते हैं इस चीज़ को कि जब व्यवस्था बनाई जाती है तो व्यवस्थाओं में दिक्कत भी आती है। कहीं ना कहीं आपने जैसे अभी बताया कि किट्स जो जा रही हैं उनमें कुछ चीज़ें कमी है, तो निश्चित तौर पे हम इसका भी संज्ञान लेंगे। अगले 15 दिनों तक किन किन जगहों पे सैंपलिंग की जानी है और कौन कौन से वल्नरेबल गांव हैं जहां पे कि पॉजिटिव केस ज़्यादा मिले हैं, उनको कवर करते हुए जहां जहां शिकायतें आ रही हैं उन जगहों पे रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इसके लिए 3 टीमों का गठन किया गया है और उसके साथ साथ स्थानीय जो हमारे उप निरीक्षक हैं और राजस्व निरीक्षक और पुलिस के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है, ग्रामीणों की मदद लेके, जिससे कि सैंपलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और जो समय पे टेस्टिंग होने से, ट्रेसिंग होने से उपचार भी समय से शुरू हो सके। अब आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट भी बताते हैं। उत्तराखंड में आज कोरोना की मौत का आंकड़ा 100 से भी नीचे आ गया है। आज 79 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। आज 4785 नए केस सामने आए हैं, जबकि 7019 मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। राज्य में अभी भी 76,000 के पार एक्टिव केसेस हैं। कोरोना काल में भले ही सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट को जरूरी सेवा में रखते हुए छूट दी है, लेकिन इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की बड़ी समस्या ये है कि वो सिर्फ 3 घंटे में सभी को सप्लाई कैसे कर दें। कोविड संकट काल में सबसे ज्यादा असर डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े लोगों पर पड़ रहा है। इन्हीं में से एक हैं राजू, जो पिछले 16 साल से दूध का कारोबार कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से उठकर इनका काम शुरू होता है और दोपहर 12 से 1 बजे तक दूध की सप्लाई पूरी कर पाते हैं, लेकिन दुकानों के जल्दी बंद हो जाने के चलते सामान खराब हो जा रहा है। 10 बजे का टाइम हुआ, ये हमें कवर नहीं हो पा रहा है काम। एक तो हमारा जो दूध है 1 गुजरों का दूध आता है, लेट आता है दूध, और हम ना तो उसको ठंडा कर पाते ना माल बना पा रहे हैं। हमने उतना ही काम कर लिया अपना जितना हमारे पे कवर हो रहा है, पर ये भी हमारे से कवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि सप्लाई का भी काम है, घरों में हमारी सप्लाई भी जाती है ना। मिठाई की दुकानों के बंद होने के चलते दूधियों की स्थिति और भी खराब है, क्योंकि दुकानों पर सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऊपर से इन पर चालान का खतरा हर समय मंडरा रहा है। ऐसे में इन लोगों की मांग है कि कम से कम 1 घंटे शाम को छूट मिलनी चाहिए। परेशानी ये है कि अब पुलिस वाले शाम को दुकान खोलने नहीं दे रहे, चालान काट के जा रहे हैं, कभी 1000 रुपए का दिक्कतें आ रही है। हमारी ये है कि दूध वालों को सिर्फ शाम के लिए 1 घंटे का टाइम दुकान खोलने के लिए देना चाहिए। इन्होंने पुलिस वाले आते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं। सिर्फ 3 घंटे की कोरोना की छूट में जहां हर दिन की कमाई निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं रोजाना कई लीटर दूध भी खराब हो रहा है। इसके अलावा आर्थिक संकट अलग से। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्ति विभाग राशन उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहां बीते साल की चने की दाल को बेचा जा रहा है। इसको लेकर जसपुर के विधायक आदेश चौहान ने SDM कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन भेजा है। विधायक का आरोप है कि एक्सपायर हो चुकी दाल जो है वो क्यों उपभोक्ताओं को दी जा रही है। SDM भी मानते हैं कि पूर्ति विभाग एक्सपायर हो चुकी दाल जनता को दे रहा है। अब इसकी जाँच की जा रही है। एक साल बाद उसको वितरण को जबरदस्ती कर रहे हैं। तो अभी परसों इसको लेकर एक राशन उपभोक्ता और राशन डीलर में झगड़ा हुआ, क्योंकि उपभोक्ता बोला भाई मैं इस राशन को नहीं लूंगा क्योंकि ये एक्सपायर हो चुका है, ये घुन लग चुका है, इसको खाने से
सिवा नुकसान के और कुछ हो ही नहीं सकता। कार्ड धारक तो उससे झगड़ा हुआ तो उसने शिकायत की कि मुझे जो एक्सपायरी डेट का जो जबरदस्ती चना दे रहे हैं, तो मेरे द्वारा संज्ञान लेके नायब तहसीलदार को उस दिन भी मौके पे भेजा था। तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि एक्सपायरी डेट का वो चना था, तो उसमें भी मेरे द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई। जो भी इसमें जिम्मेदार थे अधिकारी कर्मचारी, उनके खिलाफ मेरे द्वारा पहले ही रिपोर्ट प्रेषित की जाए। पौड़ी देवप्रयाग हाईवे पर कुंडाधार बैंड के पास बेकाबू कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार पति पत्नी की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कार सवार दंपति पौड़ी के गगवा डस्यू पट्टी के उज्याड़ी गांव निवासी थे और किसी काम से देहरादून जा रहे थे। दुर्भाग्य से यह हादसा हुआ और उनकी मौत हो गई। मैं रविंद्र नेगी और उनकी पत्नी सुषमा नेगी, ये दोनों ऑफिसर कार्य से अपने कार्य से देहरादून जा रहे थे। तो सफदरखाल सिराला से आगे एक जगह पड़ती है कुंडाधार, वहाँ पे इनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। संघर्ष में शामिल गुलदारों के रेडियो कॉलर करने पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि विभाग ऐसे गुलदारों की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है। 3 हफ्ते पहले रायपुर में पकड़े गए गुलदार को रेडियो कॉलर किया गया था, फिर उसे जंगल में छोड़ा गया, लेकिन वो गुलदार फिर से रायपुर के जंगल में पहुंच गया। ग्रामीणों की सूचना पर गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज मंगलवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर खोल दिए गए हैं। सुबह 4:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मंदिर के कपाट खोले गए। कुछ ही लोग अखंड ज्योति के साक्षी बने। इस दौरान बद्रीनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट खुलने की प्रक्रिया रात 3 बजे से ही शुरू हो गई थी। रावल द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर मां लक्ष्मी को उनकी परिक्रमा स्थित मंदिर में विराजमान किया, जिसके बाद भगवान के सखा उद्धव और देवताओं के खजांची कुबेर मंदिर गर्भगृह में विराजमान हो गए। तय मुहूर्त पर खुल चुके हैं। सरस्वती भगवान का स्त्री विग्रह और प्रार्थना की गई कि जो महामारी देश दुनिया जिससे पीड़ित है यथाशीघ्र उसका शमन हो जाए, ये प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में की गई। भगवान बद्री विशाल का उत्सव विग्रह उद्धव जी की डोली भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में पहुंच चुकी है। भगवान के खजांची कुबेर भगवान बद्री विशाल के गर्भ में स्थापित हो चुके हैं। भगवान बद्री विशाल का तेल कलश जो टीरी नरेश के द्वारा यहाँ भेजा गया है, तीनों के तेल का कलश, उसको डिमरी पुजारियों के द्वारा गर्भगृह में ले जाया गया है। रावल जी द्वारा वहाँ स्थापित कर दिया गया है। केदारनाथ के रक्षक माने जाने वाले बाबा भैरवनाथ के कपाट आज विधि विधान के साथ खोले गए। माना जाता है कि श्री केदारनाथ धाम में बाबा भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद ही भगवान केदारनाथ के गर्भगृह में भी सभी पूजा अर्चनाएं, रुद्राभिषेक और बाबा केदारनाथ की आरती शुरू होती है। बाबा भैरवनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर तीर्थ पुरोहित समाज और देवस्थानम बोर्ड द्वारा अनेक प्रकार के भोग अर्पित किए गए। बाबा केदारनाथ जी की विक्रम संवत 2078 भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने के बाद आज भगवान भूकुंड भैरवनाथ जी के कपाट भी खोल दिए गए हैं और आज से भगवान केदारनाथ जी की आरती भी प्रारंभ हो जाएगी। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। आज गंगा सप्तमी है। हरिद्वार में गंगा सप्तमी के अवसर पर तीर्थ पुरोहितों की ओर से विशेष पूजा अर्चना की गई। माना जाता है कि आज के दिन गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। सामान्य दिनों में गंगा सप्तमी पर स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ आया करती थी। कोरोना की वजह से बहुत कम लोग यहाँ पर हर की पैड़ी पर नजर आए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिएगा महाबहस अजय के साथ।